तो आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है एकीकृत मत्स्य पालन या इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग या एकीकृत मत्स्य पालन होता क्या है। तो इस तरह के मछली पालन में जो कि हमारी विभिन्न प्रणालियाँ हैं, जैसे कि खेती है और पशुपालन है और मुर्गी पालन है, सुअर पालन है, तो इन प्रणालियों का उपयोग मछली पालन के साथ साथ करते हैं। ठीक है, तो ये एकीकृत मछली पालन का जो मेन एक परिभाषा है कि इसमें जो विभिन्न अदर प्रणालियां हैं, एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी उद्योग हो गया और पोल्ट्री उद्योग हो गया, इन प्रणालियों का मछली पालन के साथ कैसे हम कल्चर कर सकते हैं, वो होता है एकीकृत मछली पालन। जो अभी अदर कंट्रीज हैं, जो कि विभिन्न देश हैं, जैसे चीन है, थाईलैंड है, जापान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इन देशों में ये बहुत प्रचलित था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे भारत में भी ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति का बढ़ावा हो रहा है, उस तरह भारत में भी ये काफी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। जैसे कि विभिन्न प्रणालियां हैं एग्रीकल्चर की, फसल है, पशुधन है और मुर्गी पालन हम करते हैं, तो इनमें जो ये होते हैं एक दूसरे से इस तरह इंटरलिंक्ड या जुड़े हुए होते हैं कि जो उप उत्पाद होता है या फिर अपशिष्ट होता है वो दूसरे उपतंत्र के लिए मूल्यवान इनपुट बन जाता है। ठीक है, जैसा कि मतलब अगर हमारा एग्रीकल्चर से वेस्ट निकलता है, जैसा कि मतलब हमारा पशुपालन से वेस्ट निकलता है, पोल्ट्री से वेस्ट निकलता है, तो मछली पालन के लिए वही हो जाता है, मैन्योर का काम करता है, तालाब में खाद का काम करता है। तो ये जो एक इंटरलिंक होता है, इंटरलिंक प्रणाली होती है, वही एकीकृत मत्स्य पालन कहलाता है। और एकीकृत मत्स्य पालन एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब एक उत्पादन बढ़ाने का मछली के साथ साथ और जो अपनी अन्य प्रणालियां हैं इनका उत्पादन बढ़ाने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है ना। इसमें जो वित्तीय लागत है बहुत कम होती है ना, श्रम भी आपका बहुत कम लगता है और जो अधिकतम कृषि उत्पाद है वो बढ़ जाता है। दोनों जिस प्रणाली का हम कल्चर फिश फार्मिंग के साथ कर रहे हैं, तो दोनों का काफी अच्छा आउटपुट अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि जो इंडिया में कितने टाइप की कितना क्या क्या लाभ है एकीकृत मत्स्य पालन के मुख्य लाभ। पहले एकीकृत मत्स्य पालन के मुख्य लाभ में आते हैं। तो एक तो होता है कि कचरे का पुनर्चक्रण, ठीक है, जो रिसाइकलिंग है वेस्ट का, वो हो जाता है। ठीक है, दूसरा है उत्पादन, उच्च प्रोडक्शन हाई होता है। ठीक है, तीसरा है अधिक रोजगार, मतलब और अधिक लेबर लगते हैं आपको। आप अगर 2 उद्योग लगा रहे हैं तो और अधिक लेबर लगेंगे, तो इससे क्या रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, अब तो आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है। निश्चित बात है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी, है ना, और आपका प्रोडक्शन बढ़ने बिकने के साथ साथ बाजार में अच्छा मूल्य मिलेगा, तो आपका आर्थिक लाभ होगा। अब आते हैं कि जो मुख्य 6 प्रकार की एकीकृत मत्स्य पालन की प्रणालियां हैं, तो कौन कौन सी होती हैं। तो भारत में जो 6 प्रकार की मेन प्रणालियां हैं उनमें है, एक तो है ताजे पानी में धान सह मछली एकीकृत खेती, यानी पैडी कम फिश कल्चर। ठीक है, फिर मछली के साथ साथ एजोला की खेती, एजोला कम फिश कल्चर। फिर आता है बतख के साथ साथ मछली की एकीकृत खेती, है ना, डक कम फिश कल्चर। फिर आता है मछली के साथ सुअर, फिश कम पिग कल्चर। ठीक है, फिर आता है मछली के साथ साथ मवेशी या डेयरी, है ना, तो इसको कहते हैं कैटल कम फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो ये जो 6 प्रणालियां हैं जिनका ज्यादातर उपयोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग में मछली के साथ होता है। एक मछली सह मुर्गी पालन भी है, मुर्गी के साथ साथ पोल्ट्री के साथ साथ भी मछली पालन किया जाता है काफी बड़े स्तर पर। तो ये जो 6 प्रणालियां हैं इनका उपयोग ज्यादातर मछली पालन के साथ साथ होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। ठीक है, तो अब आते हैं, पहला जो है हमारा धान के साथ मछली पालन। ठीक है, ये बहुत प्रचलित प्रणाली है और एग्रीकल्चर में मुख्य रूप से जो चावल की फसलें हैं उन्हीं के साथ मछली पालन किया जाता है। तो जो कि धान है, केला है, कई जगह नारियल और केले के साथ भी मछली का पालन किया जाता है, लेकिन ज्यादातर अगर कृषि के साथ मछली पालन करते हैं तो उसमें चावल की खेती या फिर धान की खेती मछली पालन के साथ की जाती है। अब जो होता है कि सबसे पहले ये धान और फिश कम इंटीग्रेटेड फार्मिंग, पैडी कम फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहाँ शुरू हुआ, तो मलेशिया, जापान, है ना, इटली, चीन और भारत के कई देशों में, भारत के कई मतलब राज्यों में ये पुरानी प्रथा है। भारत के भी जो कई नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जैसे असम, मणिपुर, त्रिपुरा, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी बिहार, पूर्वी यूपी और जो पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ एक प्रशंसनीय मतलब काफी लोकप्रिय प्रणाली है। ठीक है, तो ये होता है पैडी कम फिश कल्चर। अब जो होता है कि जो एक मेन रीजन है कि हम क्यों धान के साथ मछली पालन करते हैं, तो जो मेन रीजन ये है कि जो धान के खेत हैं वो पानी से भरे रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जो धान के खेत हैं वो पानी से भरे रहते हैं, क्योंकि चावल ज्यादा पानी की फसल है। तो इससे क्या होता है कि 6 से 7 महीने भी अगर चावल पानी से भरे हुए हैं तो अपनी एक फसल मछली की मिल जाती है। तो इसमें जो होता है मछली की एक फसल मिल जाती है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त फसल चावल को माना गया है, क्योंकि पानी की उपलब्धता हमको जितने टाइम तक चाहिए उतने टाइम तक मिली रहती है मछली पालन के लिए। ठीक है, अब कई जो होते हैं कि जो कि मछली के साथ चावल को उगाया जाता है, तो कई ऐसी चीजें, जैसे हम कृषि में कई तरह के कीटनाशक, खरपतवार आदि का उपयोग करते हैं, तो मछली के लिए हानिकारक होता है। तो इस तरह हम मछली पालन के साथ इन सब जो अदर खरपतवार नाशक, कीटनाशक, इनका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करूंगा कि 3 टाइप की जो मेन एग्रीकल्चर यानी राइस के साथ जो मछली पालन किया जाता है वो 3 विधियों से किया जाता है। ठीक है, 3 टाइप के कल्चर हो सकते हैं। एक तो होता है खेतों में मछली का नियमित स्टॉक नहीं है, लेकिन जो बाढ़ के दौरान, जैसे कि हमारा खेत है ना, और नहर एड है या फिर कोई ऐसा वाटर सोर्स है जिससे बाढ़ से पानी खेतों में भर जाता है, तो कई दफा क्या होता है कि बाढ़ से जो पानी आता है उसमें मछलियां होती हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो कई राज्य हैं, असम और पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनमें बाढ़ के दौरान अगर खेती में चावल के खेतों में मछली आ जाती है तो स्क्रीन ये लगा के, अवरोध लगाकर उनको रोक दिया जाता है, मीन्स उनको बाहर नहीं आने दिया जाता। ठीक है,
अब ये होता है कि मछली के बीज या उपयुक्त फिंगर्स को खेतों में मतलब अलग से हम डालते हैं पानी को, ठीक है, मछली को अलग से डालते हैं। जैसे कि हमारा खेत है, अगर उसमें चावल लगा दिया है, पानी भर दिया है, तो हम मछली की फिंगर्स को अलग से उस पर डालेंगे। और तीसरी प्रणाली ये है कि जैसे कि हम मतलब हम करते हैं कि मछली की खेती और धान की खेती को बारी बारी से, अगर एक बार हमने धान की खेती कर लिया और हमारा खेत सूखा है, मतलब हमारा खेत खाली हो गया है, तो उसमें फिर से हम पानी ऐड करके मछली की खेती कर सकते हैं, और मछली के बाद फिर से पानी। तो इस तरह से मतलब एक तरीके से अलग अलग फसलें हम मछली की और चावल की ले सकते हैं। तो ये जो चावल के साथ मछली पालन की 3 मेन विधियां हैं ये है, ठीक है। अब होता है कि धान के साथ साथ हमारी मछली की कौन कौन सी स्पीसीज कल्चर की जा सकती हैं, तो इनमें है रोहू, कतला, मृगल, मांगुर हो गया, मुगल एंड चना स्पीसीज। तो ये मेन प्रजातियां हैं जो धान के साथ साथ कल्चर की जा रही हैं इंडिया में। तो ये मुख्य प्रणाली है। अब आता है कि हमारे साथ जो धान के साथ फिश कल्चर करते हैं, तो उसमें फिश फ्राई या फिंगरलिंग का साइज क्या होगा, स्टॉक क्या होगा, डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या होगा। 1 हेक्टेयर के खेत में हम 1 सेंटीमीटर की अगर फ्राई डालते हैं तो 5000 फ्राई पर हेक्टेयर डाल सकते हैं, और अगर फिंगरलिंग डालते हैं तो 8 सेंटीमीटर, लगभग 8 सेंटीमीटर तक की 2000 फिंगरलिंग 1 हेक्टेयर के खेत में डाल सकते हैं। तो ये जो होता है फिश कम पेडिकल्चर का जो होता है ये हो गया, ठीक है। अब आता है कि जो फायदे क्या क्या हैं अगर हम फिश के साथ पेडिकल्चर या धान का कल्चर करते हैं, तो उनके फायदे क्या क्या हैं, जिनमें अब आपको बताता हूं कि पहला तो है कि मछली का उत्पादन अतिरिक्त बिना लागत किया जा सकता है। मतलब खेत का जो मैनेजमेंट है हमको बार बार नहीं करना है, हम खेती के साथ साथ मछली पालन का ही मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मछली के उत्सर्जन के द्वारा जो निषेचन में वृद्धि होती है वो चावल की उपज में वृद्धि करती है, ठीक है। मछली के उत्सर्जन बाद क्या होता है, मेन्योर जो होती है, मछली का जो कीटा होता है वो एज मेन्योर काम करता है, इससे चावल की उपज में वृद्धि होती है। जो ये 5 से 15% का डाटा है, ये कभी प्रैक्टिकल में लिया गया है जिससे वृद्धि हुई है, तो ये दिखाया गया है। अब आता है कि मछली द्वारा अवांछनीय जलीय खरपतवार और शैवाल को समाप्त किया जा सकता है। जो अवांछनीय खेतों में खरपतवार या शैवाल, एल्गल ग्रोथ होती है, तो मछलियां उनको फीड कर जाती है, उनके ऊपर खा लेती है उनको, तो इससे क्या ये खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। चावल के कीट जो होते हैं उनको मछली खा लेती है ना, और जो मलेरिया पैदा करने वाले लार्वा है उनका सेवन मछली द्वारा कर लिया जाता है, तो इससे ये रोग को नियंत्रित करता है। अब फिंगरिंग की संख्या यदि बड़ी संख्या में होती है तो उसको उत्पादन के बाद बाजार में भी बेचा जा सकता है, ठीक है। तो ये चावल के साथ धान की खेती। अब जो दूसरा आता है कि हमारा मछली के साथ एजोला कल्चर, तो एजोला कल्चर जो है वो एक बहुत अच्छा, एजोला जो एक्वाकल्चर में बहुत अच्छा नाइट्रोजन घटक या जैविक उर्वरक के रूप में माना जाता है। हम इसका उपयोग पोल्ट्री में भी करते हैं, इसका उपयोग डेयरी में भी करते हैं, क्योंकि एक हाई प्रोटीन कंटेंट, मतलब प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है एजोला में, तो इसके कारण ये मछली के साथ बहुत उपयुक्त कल्चर में होता है। कई जगह ये हो रहा है, भारत में भी कई जगह इसका काफी उपयोग बाजारी स्तर पर किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कल्चर होता है मछली के साथ एजोला की। ये जो स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं आपके सामने, इसमें जो विभिन्न पोटेशियम है, फास्फोरस है और नाइट्रोजन है, तो इनकी जो अमाउंट है वो इतने हेक्टेयर में पर ईयर कितनी प्रोवाइड करता है एजोला कम फिश कल्चर करते हैं, तो वो आपके सामने प्रदर्शित है, ठीक है। अब आता है कि मछली के दौरान जब जो मेन बात देखने को होती है कि जो मछली के दौरान अगर हम एजोला फार्मिंग कर रहे हैं, तो एजोला सतह को केवल 20% कवर करना चाहिए, क्योंकि प्रकाश का जो आपूर्ति है वो तालाब में या फिर वाटर बॉडी में पूरा हो सके, जिससे नीचे प्रकाश संश्लेषण चलता रहे और प्लैंक्टोनिक ग्रोथ होती रहे। तो ये जो कई चीजें ध्यान में रखने लायक है कि एजोला के साथ जब हम कल्चर करते हैं तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना होगा कि जो पूरी सतह है वो एजोला के द्वारा कवर ना की जाए। अब जो एजोला के साथ साथ अगर हम फिश कल्चर करते हैं तो ये कुछ इमेजेस हैं या फिर ये अब आते हैं कि एजोला के साथ साथ अगर हम फिश कल्चर करते हैं यानी मछली पालन करते हैं तो उसके लाभ क्या क्या है। एक तो है एजोला घास कार्प के लिए एक अच्छा, ग्रास कार्प एक स्पीसीज होती है, उसके लिए एक अच्छा भोजन है, उस पर फीड करती है, ठीक है। एजोला जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है, ये तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। गर्म दिनों के दौरान एजोला मछलियों को बिल्कुल छाया प्रदान करता है, क्योंकि वो वाटर की सरफेस को कवर कर लेता है, जिससे वाटर ज्यादातर जो प्रकाश है वो रुक जाता है, ठीक है। सूखे दिनों में सूखे एजोला का उपयोग मवेशियों के भोजन के रूप में बिल्कुल किया जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि डेयरी और पोल्ट्री में भी एक अच्छे प्रोटीन घटक के रूप में एजोला का उपयोग किया जाता है। अब जो कई कार्प है, मृगल है, इनके लिए भी फीड का काम करता है, क्योंकि एजोला छोटी साइज का फीड होता है, तो कई मछलियां इसके ऊपर फीड भी करती हैं। अब आते हैं हम डक कम फिश कल्चर, ठीक है, मछली के साथ साथ बतख की एकीकृत खेती। तो सबसे पहले 1934 में जर्मनी में बतख और मछली पालन का सबसे पहला प्रयोग किया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह प्रयोग असफल रहा, है ना, ये पूरा नहीं हो पाया था, तो इसके परिणाम नहीं आ पाए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बतख और मछलियों की जो साथ में खेती है ये इसको उपयुक्त क्यों ठहराया जाता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा इंटरलिंक होता है बतख और मछली के बीच में। तालाब, क्योंकि बतख ज्यादातर समय तालाबों में व्यतीत करते हैं। इससे क्या होता है कि बतख का जो मेन्यूर होता है, मतलब बतख का जो एक्सक्रीशन होता है ना, उसमें नाइट्रोजन की जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि तालाब में मेन्योर का काम करता है, खाद का काम करता है। अगर प्रत्येक बतख 36 दिनों की अवधि में 7 किलोग्राम ताजा खाद का उत्पादन कर रहा है, तो मछली तालाब में अगर 500 बतख भी मौजूद हैं तो 36 दिनों में अगर वो 500 बतख तालाब में 3 से 5 टन की खाद उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। और इसमें लगभग जो बतख की खाद होती है, जो बतख का एक्सक्रीशन होता है, उसमें 57% पानी और 26% कार्बनिक पदार्थ होते हैं।
अब आता है कि बतख और मछली के तालाब में, अगर हम बतख और मछली का फार्मिंग कर रहे हैं तो तालाब में मछली और बतख का स्टॉकिंग घनत्व तो क्या होगा। तो मछली के तालाब में बतखों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन 150 से 100 बतख 1 हेक्टेयर के तालाब में यूज किए जाते हैं, है ना। पालन बतख मछली पालन के साथ 1 हेक्टेयर के तालाब में 100 से 150 बतख का पालन किया जा सकता है। और साथ ही मछली को जो फिंगरिंग्स हैं, फिंगरिंग्स जो 10 सेंटीमीटर के ऊपर की हैं, उनको 6000 से 10,000 के बीच में 1 हेक्टेयर के तालाब में किया जा सकता है। फिंगरिंग का साइज 10 सेंटीमीटर से अधिक इसलिए रखा जाता है क्योंकि बतख जो होता है वो छोटी मछलियों में फीड कर जाता है, तो इससे अपने को घाटा हो सकता है। अब जो एक प्रोडक्शन का डाटा है कि तालाब में अगर 1 हेक्टेयर के तालाब में अपन 150 बतख और 6000 से 10,000 फिंगरिंग्स का स्टॉकिंग करते हैं तो 3500 से 4000 किलोग्राम मछली एक फसल में 18,000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बतख प्राप्त करना संभव है। मीन्स ये एक बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है बतख कम फिश कल्चर से, ठीक है। बतख कम के साथ मछली पालन, सुअर सह मछली एकीकृत खेती, जो ये बहुत प्रचलित प्रथा है। सुअर के साथ यानी पिग्स के साथ मछली पालन करना बहुत प्रचलित खेती है। इसमें क्या होता है कि जो सुअर का मूत्र है, सुअर का जो एक्सीटा है, उसमें कॉपर, जिंक और लोहे के साथ साथ आयरन के साथ साथ मैंगनीज और नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, ये सब भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि यूरिया और नाइट्रोजन को विघटित कर देते हैं और ये एक अच्छी खाद के रूप में कार्य करता है। तो मछली के साथ साथ सुअर पालन काफी बड़ी संख्या में किया जाता है और काफी प्रचलित विधि है इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, ठीक है। जो भारत में सबसे पहला मछली के साथ सुअर पालन 1979 में यानी 1979 में पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले के कृषिनगर में किया गया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या आते हैं कि जो विभिन्न स्पीसीज हैं सुअर के साथ, कौन कौन से स्पीसीज का कल्चर किया जाता है। तो जनरली आईएमसी और ईएमसी होती है ना, इंडियन मेजर कार्प और एक्सोटिक मेजर कार्प, कटला, रोहू, काउन कार्प, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प। तो ये जो स्पीसीज हैं वो सुअर पालन के साथ की जा सकती हैं मछली पालन में। कतला, रोहू, मृगल और सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प का, काउन कार्प का पॉलीकल्चर किया गया है। तो प्रयोगों में जो हमारे डाटा आया है कि 4200 से 4500 किलोग्राम तक पिग मीट के साथ साथ 6000 से 7000 किलोग्राम पर हेक्टेयर से अधिक उपज मछली पालन देता है, ठीक है। ये एक पॉलीकल्चर का डाटा है। अब आता है फिंगरिंग का स्टॉक क्या होगा। तो 1 हेक्टेयर के तालाब में 8000 से 8500 तक 8500 फिंगरिंग का स्टॉक 1 हेक्टेयर के तालाब में किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र में लगभग 30 से 40 सुअरों को पर्याप्त माना जाता है, जिसमें एक वर्ष में 2 सुअर की फसल और मछली की 1 फसल प्राप्त की जा सकती है। तो ये एक अच्छा प्रॉफिट होता है मछली और मछली के साथ साथ सुअर पालन करने में, ठीक है। तो भारत में जो मुख्य रूप से सुअर का जो स्पीसीज हैं, जो सुअर की 2 मुख्य स्पीसीज हैं, उसमें बड़े यॉर्कशायर है ना, ऑलैंडर्स, ये 2 बहुत प्रचलित किस्में हैं जिनके मछली पालन के साथ उपयोग किया जाता है। ये एक सेडिमेंट डाटा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हम मछली का हाउस सुअर के साथ बनाते हैं। जैसा कि ये दिख रहा है, इसमें जो कि मेन्योर है, सुअर का मेन्योर, वो तालाब में डंप होता है और तालाब में ये नीचे बैठता है और धीरे धीरे ये मेन्योर का काम करता है और इससे प्लैंक्टोनिक ग्रोथ या फिर जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो बढ़ती जाती है। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस बनाया जाता है मछली के साथ सुअर पालन करने में। अब आता है डेयरी, यानी डेयरी के साथ मछली पालन करना। तो कैटल, इसमें ज्यादातर जगहों पे डेयरी में कैटल या गाय का, मतलब गाय या भैंस का पालन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो विभिन्न स्पीसीज हैं जो मवेशियों की, जिसमें गाय है, कैटल है, भैंस है ना, भैंस या कैटल एक ही है, और साथ साथ उसके गोट है ना, बकरी है। तो इन जो वैरायटी हैं जीवों की, मवेशियों की, उनको मछली के साथ साथ कल्चर किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जो इनमें इंटरलिंक ये होता है कि जो मवेशियों का गोबर निकलता है, भैंस का गोबर है, गाय का गोबर है ना, तो ये गोबर जो होता है मछलियों के लिए तालाब में खाद का काम करता है और इनमें क्या पोषण बहुत ज्यादा होता है ना, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, तो मछली का इसमें काम करता है। खपत जो होती है खाद की, वो ऑक्सीजन की खपत होती है, वो भी कम करता है, क्योंकि खादों में जो ऑक्सीजन कंटेंट है, इनकी खाद में जो गाय और भैंस है, इनकी गोबर की जो खाद होती है, उनमें ऑक्सीजन कंटेंट काफी ज्यादा होता है। इससे मछलियों का अच्छा प्रोडक्शन होता है, तालाब की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रचलन में है मवेशियों के साथ साथ, यानी डेयरी के साथ साथ मछली पालन करना, ठीक है। इससे क्या होता है, मेन जो है कि मछली के साथ साथ दूध उत्पादन भी बढ़ जाता है ना। आप मछली पालन के साथ साथ अगर आप जैसे काऊ वेस्ट है, डंग है ना, उनका उपयोग अगर खाद के रूप में कर रहे हैं तो वेस्ट यूटिलाइजेशन भी हो रहा है और साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो हमको डबल प्रॉफिट होता है, एक तो दूध उत्पादन में और दूसरा मछली उत्पादन में। तो डेयरी के साथ साथ मछली पालन एक बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड फार्मिंग का तरीका है। इन फोटोज में जैसा कि दिख रहा है कि तालाब की कैसे तालाब के साथ साथ डेयरी पालन है ना, भैंसे हैं। और तो अब आता है कि जो डेंसिटी है, क्या है डेंसिटी, घनत्व क्या है। तो मछली के 1 हेक्टेयर तालाब के लिए 6 जोड़ी गाय या भैंस के उपयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। इनका इतना गोबर 1 हेक्टेयर के तालाब के लिए है गाय या 6 भैंस, ये पर्याप्त होता है, ठीक है। और जो बकरी की है, तो बकरी की 10 से 12 जो किस्में हैं, 10 से 12 जो मतलब संख्या है, बकरी को भी पाला जा सकता है। अब जो हुआ कि अनुप्रयोगों के दौरान ये डाटा सामने आया है कि अगर हम एक वर्ष में 1 हेक्टेयर में मछलियों का पालन करते हैं, साथ साथ मवेशी पालन करते हैं, तो 7420 किलोग्राम मछली का उत्पादन मिला है अभी तक, ठीक है। मछली का जो स्टॉकिंग घनत्व है वो है 8000 से 10,000 मछलियां पर हेक्टेयर। तो ये रहा हमारा मछली के साथ साथ मवेशी पालन, जो कि बहुत काफी प्रचलन में और काफी भारत में भी काफी जगह, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई जगह हो गई, यहाँ पे काफी देखने को मिलता है कि मछली के साथ साथ डेयरी पालन का काफी प्रचलन है। अब आते हैं सबसे
मुख्य और सबसे ज़्यादा और सबसे सुचारू रूप से चलने वाले मछली पालन के में तो वो है मछली के साथ मुर्गी यानी पोल्ट्री कम फिश कल्चर। तो एक इसकी एकीकृत खेती भी काफ़ी प्रचलन में है भारत में, और जिसमें क्या होता है कि अगर हम मछली पालन कर रहे हैं तो तालाबों के ऊपर तालाबों के ऊपर मुर्गी के शेड ऐसे बनाए जाते हैं कि जो मुर्गी का शेड है, जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रहा है, तो मुर्गी के शेड इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो मुर्गी का डंग है या फिर मुर्गी का एक्सक्रीशन है वो डायरेक्ट तालाब में गिरता है। तो इससे क्या होता है, तालाब में जो डायरेक्ट गिरेगा तो वो डायरेक्ट जमीन में सेडिमेंट होगा, और उससे क्या होगा कि नीचे जो खाद की आपूर्ति है ना, वो बढ़ती है और सीधे जो मेन्योर है वो मछली को प्राप्त होता है। तो जो मेन है कि चिकन का उत्सर्जन तालाब को निषेचित करता है और प्लवक को खिलने से बढ़ता है। प्लवक मतलब प्लैंकटन जो होती है, प्लैंकटनिक ग्रोथ वो तालाब की बढ़ जाती है। पोल्ट्री खाद को वैसे भी एक पूर्ण उर्वरक के रूप में माना जाता है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पर्याप्त होते हैं। पर्याप्त मात्रा में पोल्ट्री के साथ साथ मछली पालन में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन मिलता है, और काफी एक सुचारू रूप से चलने वाला एकीकृत खेती इंटीग्रेटेड फार्मिंग में मछली के साथ साथ इसकी हो जाती है। तो मुर्गी पालन और मत्स्य पालन एक बहुत अच्छी इंटीग्रेटेड फार्मिंग की विधि है, जिसमें किसान को काफी उत्पादन और काफी उत्पादन मिलता है। अब जो होता है कि जो स्पीसीज है, कौन कौन सी स्पीसीज को मुर्गी पालन के साथ कल्चर किया जाता है, तो उनमें ज़्यादातर जनरल स्पीसीज ही हैं। रोहू, कतला, मृगल हो गया, मांगुर हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, है ना। तो ये होता है, और इनकी जो स्टॉकिंग डेंसिटी की 1 हेक्टेयर के तालाब में अपन 5000 तक फिंगरिंग को स्टॉक कर सकते हैं। फिंगरिंग का साइज 6 इंच के आसपास का होना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मिलती है। फिर होता है कि 500 से 550 मुर्गियाँ 1 हेक्टेयर के तालाब में पर्याप्त होती हैं। 500 से 550 मुर्गी 1 हेक्टेयर के तालाब में पर्याप्त होती हैं मछली पालन के साथ साथ। अब आता है कि जो अनुप्रयोग हैं, अनुप्रयोगों में ये देखा गया है कि एकीकृत मछली मुर्गी के साथ करने में 4000 से 4500 किलोग्राम मछली, 70000 से अधिक अंडे और 1250 किलोग्राम चिकन मांस एक वर्ष में तालाब के 1 हेक्टेयर से उत्पादित किया जा सकता है। तो ये एक डाटा है कि कितना प्रॉफिट हमको मुर्गी के साथ साथ मछली का मिलता है। तो आज मैंने आपको बताया कि मछली के साथ साथ विभिन्न मुर्गी पालन और विभिन्न प्रणालियां जिनका हम कल्चर कर सकते हैं। तो यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसानों के पास ज़्यादातर मछली पालन का इंटीग्रेटेड फार्मिंग का